प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण आज। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 60 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। 7-15 पर राष्ट्रपति भवन में होगी शपथ। मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को मिल सकती है हिस्सेदारी। राज्य के 300 से ज्यादा भाजपा नेता पहुंचे दिल्ली। उत्तराखंड से मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व की दरकार। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रबल दावेदार। सियासी चर्चाएं तेज। उत्तराखंड कांग्रेस नेता दिल्ली तलब। केंद्रीय हाईकमान 5 सीटों पर हुई हार की करेगा समीक्षा। संगठन में बदलाव के भी संकेत। देहरादून में डेंगू की दस्तक। 2 संदिग्ध मरीज दून अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। पहाड़ी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। वहीं शपथ समारोह में उत्तराखंड से भाजपा के लगभग 350 नेता शामिल होने वाले हैं। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के इस समारोह में उत्तराखंड के 350 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और 5 सांसद शामिल होने वाले हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में एआई को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी क्रम में मैत्री चैटबॉट एआई तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है, जिसमें राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। उपयोगकर्ता प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे और विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। ये चैटबॉट राजभवन की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। इस मौके पर मैत्री चैटबॉट के निर्माणकर्ता सिद्धार्थ माधव ने चैटबॉट के निर्माण एवं उपयोग संबंधी जानकारी को लेकर अहम बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वही शपथ समारोह में उत्तराखंड से भाजपा के लगभग 350 नेता शामिल होने वाले हैं। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के समारोह में उत्तराखंड में 350 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और 5 सांसद शामिल होने वाले हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं और इस भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड से 350 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां 4 धाम यात्रा में पुलिस व्यवस्था को देखते हुए कुछ नशे के सौदागर मौका भुनाने की फिराक में हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी द्वारा ऐसे अवैध नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए यात्रा ड्यूटी के अतिरिक्त अवैध नशे के कारोबार व संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस टीमों को लगातार सक्रिय कर रखा है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक बडकोट सुरेंद्र सिंह भंडारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना बडकोट पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा नशे की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई।
उत्तराखंड में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का जो लक्ष्य रखा था वो पूरा नहीं होता दिखा। हालांकि 5 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की विजय हुई हो और हैट्रिक लगाने में भाजपा कामयाब रही। हालांकि 5 लाख वोटों का अंतर पूरा नहीं हो सका, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि तीसरी बार प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और प्रदेश की धामी सरकार के कार्यों के चलते 1.5 लाख से ज्यादा के अंतर से भाजपा 5 सीटों पर तीसरी बार जीत हासिल कर चुकी है। आइए कितने लोग हैं? सामने काम है। गर्मी की छुट्टियों के बीच शिक्षा विभाग उत्तराखंड बोर्ड के सभी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से पाठ्यपुस्तकें वितरित करने में विलंब हुआ, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 90% बच्चों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार निर्णय लिया गया है कि जून महीने में सभी जनपदों को किताबें प्रकाशित करके भेजी जाएंगी और सभी स्कूलों को भी निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में इस वर्ष पाठ्यपुस्तक वितरण में कुछ विलम्ब हुआ है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे और कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगी हुई थी, तो हमारे शिक्षक अधिक से अधिक ड्यूटी कर रहे थे, तो इसलिए हमारा कुछ विलम्ब हो गया। वैसे पाठ्यपुस्तकें हमारी कक्षा 1 से 8 तक की 90% बच्चों को मिल चुकी हैं स्कूल बंद होने तक, लेकिन इस बार ये निर्णय लिया गया कि जून के महीने भी पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित होकर के जनपदों को आती रहेंगी और जनपदों से ये कह दिया गया है कि जून के महीने विद्यालयों तक किताबें भेजेंगे और विद्यालयों को भी अवगत करा दिया गया है कि वो कोशिश करें कि जून के महीने 1-2 दिन बच्चों को बुला करके और जो बच्चे समीपवर्ती विद्यालय के निकट रहते हों उनको जून के महीने भी किताब वितरित कर दें, क्योंकि हमारे विभाग का एक लक्ष्य था कि हम 30 जून तक सब बच्चों को किताबें पहुँचा देंगे। अभी नैनीताल में अखिल भारतीय ट्रेडर्स हॉकी कप का रंगारंग आगाज हो चुका है। नैनीताल के डीएससी मैदान में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब तथा अन्य राज्यों के समेत कुल 52 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। बता दें कि हॉकी प्रतियोगिता को इस साल 99 साल पूरे हो रहे हैं और पहले मुकाबले में बलरामपुर ने रामपुर को हराकर जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में काशीपुर ने गोड़ा को हराकर प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश कर लिया है। पूर्व ओलंपियन इकबाल जफर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर कहा कि इस मैदान ने बड़े बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम को दिए हैं। तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की टीम जब खेलती थी तो यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं, हो सकता है आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए कि सैयद अली यहाँ रहे हैं, रावत यहाँ रहे हैं, बहुत सारे, ललित शाह साहब, ये जितने बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस नैनीताल ने दिया जो ओलंपिक्स में गए हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि खाली इंटरनेशनल हॉकी खेली उन्होंने। सैयद अली वॉज देयर, रावत तो अभी मौजूद हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। वो 88 सियोल ओलंपिक्स खेले हैं और सैयद अली 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स खेला है उन्होंने हिंदुस्तान के लिए। तो इस मैदान ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं हिंदुस्तान की। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स का बहुत सारी जगहों पे पता भी नहीं रहता है कि इस तरह के टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे चल रहे हैं। यही इतना पुराना टूर्नामेंट है, इसके बारे में हम ही लोगों को जब पता चला तो मैंने कहा इसमें ज़रूर हमें भाग लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो थोड़ी बहुत तो जो है अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हॉकी इंडिया की तरफ से भी थोड़ी मुझे लगता है अवेयरनेस इस तरह के टूर्नामेंट्स की एक एनलिस्ट करके होनी चाहिए, ताकि सारी टीमों को एक कैलेंडर होना चाहिए, ताकि कैलेंडर के हिसाब से सब लोग अपना टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर सकें। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी के सार्वजनिक तौर पर यह कहने के बाद अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी इस पर प्रक्रियाएं की जा रही हैं और वहीं रुड़की में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने अग्निवीर योजना को लेकर अपनी बात रखी है। क्योंकि कल शाम तक चलेगी, सुबह भेजूंगा ना मैं। सर, मेरा यूसुफ है और जैसे कि अग्निवीर योजना के बारे में आप
ने जो भी पूछना चाहते हैं, मैं देश के युवाओं की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर योजना है, इसको लेके जब से सरकार इसको लेकर आई है, युवाओं में एक बहुत ही ज़्यादा निराशा है। और युवाओं ने जिस हिसाब से पहले इसकी तैयारी करते थे, अब ये देखने में आ रहा है कि बहुत ही इसमें गिरावट आई है और युवा इससे बहुत दूर जा चुके हैं। तो जैसे कि जेडीयू ने इसकी मांग उठाई है कि अब नई सरकार का गठन होगा, और जेडीयू के जो किसी त्यागी वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए, तो ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है। सर, जो समीक्षा की मांग की गई है वो बिल्कुल जायज़ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सेना प्रमुख का भी उसके बाद बयान आया था कि सेना इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और सेना पे चीज़ थोपी गई है, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। और जिस हिसाब से देश में रोष भी था इसके बाद, अग्निवीर के बाद, तो बिल्कुल एक सही फैसला है। सर, अगर आर्मी को पहले अग्निवीर छोड़ के आर्मी को लेके बात करें तो सर, हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे युवा आज के टाइम में 90% आर्मी पे निर्भर रहता था। जैसे अपना उत्तराखंड राज्य है, यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र है, तो युवा सबसे ज़्यादा जाना आर्मी में पसंद करते थे पहले। जब से अग्निवीर योजना आई है तो बहुत कम हो गया है युवाओं का इंटरेस्ट आर्मी को लेके। और तो सर, मेरा मानना यही है कि अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं लाभकारी है। यूं तो उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ हर कण कण में देवी देवता निवास करते हैं। इसके लिए हर साल उत्तराखंड लाखों की संख्या में तीर्थयात्री भी आते हैं और यहाँ के तीर्थ मंदिरों के दर्शन करते हैं, जिसमें से एक है नैनीताल के कैची में बना बाबा नीम करोली का धाम, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। कैची धाम में बाबा नीम करोली महाराज के दर पर इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कैची धाम पहुंचे बाबा के भक्तों का कहना है कि बाबा के दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं और धाम में आकर अलौकिक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। आगे भी बढ़ते रहो, उस वाली लाइन में हो जाओ, थोड़ा नीचे वाली में हो जाओ। मैडम इधर मैं हरियाणा से आया हूँ, भिवानी नाम करमवीर है। मैं बाबा की पहली बार दर्शन करने के लिए आया हूँ। बाबा के दर्शन करने को मन बड़ा उत्सुक था और दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़ा ही अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके, मन खुश हो गया कि बाबा के दर्शन करके मैं पहली बार आया हूँ। मैं बाबा से प्रार्थना करके आया हूँ कि आप बुलाते रहे और हम आते रहे। बाबा नीम करोली वाले बाबा महादिव्य संत थे और हनुमान जी के अवतार थे और इन्होंने अपने जीवन में अनेकों महापुरुषों को उपदेश किए और बड़े बड़े बिजनेसमैन बाबा के दर्शन के लिए आते थे। चाहे फेसबुक हो, एप्पल हो, सब बाबा के शिष्य थे। जो बाबा की शरण में एक बार आता है, मैंने अपने अनुभव में इस चीज़ को पाया है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसको बाबा काट देते हैं और समस्त संकटों का निवारण करते हैं। यह कैची धाम का जो स्थान है, बाबा के वैसे तो अनेकों स्थान है, बाबा ने अंतिम शरण में जो अपने प्राण छोड़े वो वृंदावन में छोड़े। खबर है दिनेशपुर से, जहां प्रत्येक शनिवार को यूथ फाउंडेशन टीम के द्वारा मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का बीड़ा उठाया गया है। यूथ फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक शनिवार को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने को लेकर आपको बता दें कि इसके साथ ही जिसके पास 5 रुपए नहीं है उनको भी खाना खिलाया जा रहा है। हर शनिवार को चावल के साथ सब्जी दी जाती है। इस दौरान यूथ फेडरेशन के सदस्य प्रमोद अरोड़ा ने कहा कि हम सब दोस्त मिलकर यहाँ काम करने का बीड़ा हमने उठाया है, हमें अच्छा लगता है। हमारा उद्देश्य है कि कोई यहाँ पर भूखा न रहे। ये उद्देश्य है कि जो लोग सामर्थ्य नहीं है, गरीब लोग हैं, बेचारे दिन का भोजन भी नहीं खा पाते हैं मेहनत करने के बाद भी, तो वो लोग फ्री सेवा है यहाँ पर, सभी लोग आके भोजन खा सकते हैं। उनकी इच्छा है कोई सेवा यहाँ डालें या मत डालें, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मर्जी भरपेट भोजन खाइए। हर शनिवार को यूथ फाउंडेशन की ओर से ये लगाया जाता है और 400-500-600 लोग यहाँ पर भोजन खाते जाते हैं। खबर है इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से इकलौते मंत्री बन रहे हैं अजय टम्टा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, युवा जिला पंचायत अध्यक्ष से शुरू हुआ था सफर, इस बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। इससे बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आ रही है। पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड से इकलौते मंत्री बन रहे हैं अजय टम्टा। अजय टम्टा के नाम पर चर्चा तेज है, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
जहां पर 23 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी और 52 में उन्होंने हैट्रिक लगाया। चौथे धुरंधर बने अजय टम्टा। सिर्फ 23 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले अजय टम्टा ने 52 साल की उम्र में राजनीतिक मुकाम हासिल किया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर वो जीत की हैट्रिक लगाने वाले चौथे नेता बने हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लगातार सांसद चुने गए अजय टम्टा ने 23 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीतिक जीवन की बात कर लें तो अब तक उन्होंने 9 बार चुनाव लड़ा है और 6 में जीत दर्ज कर अपने को राजनीति में स्थापित किया है। बड़ी जानकारी, पंचायत सदस्य के रूप में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई थी और सादापन और बेदाग छवि बनी उनकी जीत का कारण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है अजय टम्टा ने। पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से इकलौते मंत्री बने हैं अजय टम्टा। युवा जिला पंचायत अध्यक्ष से शुरू किया राजनीतिक सफर, इस बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई। अहम खबर आपको हम बता दें। और पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। उत्तराखंड से इकलौते मंत्री बने हैं अजय टम्टा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवा जिला पंचायत अध्यक्ष से राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, जो अब बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से इकलौते मंत्री बन रहे हैं अजय टम्टा। युवा जिला पंचायत अध्यक्ष से राजनीति की शुरुआत, महज 23 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अजय टम्टा के नाम को लेकर बताया जा रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि 23 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और जिस तरीके से वो लगातार हैट्रिक लगाते चले गए, उनका सादापन उनकी जीत की वजह बनता चला गया। आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बिल्कुल गरिमा, देखिए अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जो है भाजपा का अगले उसमें भी भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो 7.5 के करीब। तो अजय टम्टा की अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो अजय टम्टा 2 बारी से लगातार जीतते हुए सांसद है और इसके साथ साथ वो पहले भी जो है उनको कपड़ा मंत्री जो है वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो का अहम ओहदा जो है वो वहाँ केंद्र से मिला था, लेकिन इस बार जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है अजय टम्टा को दोबारा मिलने जा रही है। इसके साथ साथ देखिए अल्मोड़ा सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रदीप टम्टा, उनको भारी मतों से जो है उनको हराया है अजय टम्टा ने। और अजय टम्टा की भूमिका जो है कुमाऊं क्षेत्र में जो है काफी सक्रिय है। जन समस्याओं से लेकर जन आवाजों को जो है उन्होंने कई बार जो है उठाने का काम जो है वो किया है और यही वजह है कि सरकार ये मोदी सरकार जो है के ऊपर एक बार दोबारा विश्वास जताया है। और इसके साथ साथ उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको मिलने जा रही है। देखिए इससे पहले अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के राज्य अजय टम्टा के साथ साथ अजय भट्ट भी जो है राज्य रक्षा मंत्री जो है वो रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब अल्मोड़ा सीट से जो है उनको चिन्हित किया गया है, यानी कि अजय टम्टा को। तो अजय टम्टा की जो बड़ी जी भूमिका है वो देवभूमि के साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जो केंद्र में जो है वो कहीं ना कहीं वो दर्शाएंगी और उत्तराखंड के लिए एक बड़ा मील का पत्थर जो है वो अपनी आवाज को, यानी कि राज्य की जो आवाज है वो केंद्र तक पहुंचाने का भी काम करेंगे।
और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है वो आने वाले समय में उत्तराखंड को मिल सकती है। और यही वजह है कि उत्तराखंड से जो 5 भाजपा की सीटें हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण सीट जो है अल्मोड़ा की, वहां से अजय टम्टा का जो नाम है वो लगभग फाइनल हो चुका है और शाम को जो है वो जो है शपथ ले जा रहे हैं। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो इस बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है और बताया जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी अजय टम्टा को मिलने जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड से अजय टम्टा का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि इकलौते मंत्री बन रहे हैं अजय टम्टा। यह अहम जानकारी आपको बता दें। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर है रामनगर से, जहां पर बीते दिनों ग्राम आम डंडा खत्ता की रहने वाली लीला देवी पर घास काटने के दौरान रेगोंडा के समीप एक बाघ ने हमला कर दिया था और महिला का उपचार रामनगर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप था कि घटना की रात को फिर से गांव में बाघ की दस्तक के बाद ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि घायल लीला देवी की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें सुशीला तिवारी चिकित्सालय रेफर करने को कहा गया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि सुशीला तिवारी में इलाज नहीं होता। पूरा कुमाऊं मंडल का बहुत बड़ा अस्पताल है और वहाँ पर इलाज हो रहा है। अब ठीक है, परिवार वालों की सोच है बेहतर इलाज के लिए, तो बेहतर इलाज के लिए जो विभाग की जो भी संसाधन है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज थोड़ा महंगा है और महंगे के इलाज के लिए परिवार वालों को भी इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि कैसे कराएंगे। अब विभाग जल्द से जल्द जो भी इसका मुआवजा है इनके परिवार वालों को दिलाएगी। देखिए, जो उनके परिजन हैं, जो लीला देवी कल रिंगौड़ा में जो घायल हुई हैं और बाघ द्वारा घायल हुई हैं और लगातार वहाँ बाघ का आतंक बना हुआ है और कल उनको जो है यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है और उसके मरीज चाहते हैं कि उनको जो है अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज उनका कराया जाए और वो चाहते हैं KBR में उनको ले जाया जाए। और लेकिन जो यहाँ का वन विभाग है तो वो कह रहे हैं कि उसको सुशीला तिवारी में ले जाया जाए, लेकिन इसका विरोध जो है गांव वाले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको अच्छा सा इलाज दिया जाए। अगर अच्छा इलाज नहीं दिया जाता है तो हम नहीं तो कल से कॉर्बेट का गेट बंद करेंगे, जाम करेंगे, चाहे इसके लिए हमारे मरीज को किसी भी हालत में सही करें। और हम भी कॉर्बेट प्रशासन से, वन प्रभाग से इस बात को कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कम से कम मरीजों को इलाज मुफ्त दिया जाना चाहिए। श्रीनगर गढ़वाल में नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के मुख्य गेट पर छात्रों के द्वारा विरोध जताया गया तथा CBI जांच की मांग की गई है। इस मौके पर छात्र संघ महासचिव आंचल राणा, उपाध्यक्ष रूपेश नेगी तथा स्वाति बिष्ट ने कहा कि पेपर लीक का खतरनाक वायरस देश में फैलता जा रहा है। कि वो पेपर मेरे तक भी पहुंचना चाहिए था। मैं भी एक डॉक्टर, आपके बीच में एक डॉक्टर बनने के लिए मिलती, वो धांधली जो हुई है वो मेरे तक नहीं पहुंच पाई। मुझे बहुत दुख है, तहे दिल से दुख है मुझे कि वो मेरे तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो नीट की परीक्षा होती है ये ऐसी परीक्षा जो 12th के बाद स्टूडेंट MBBS के लिए देता है और नीट की परीक्षा के लिए बहुत सारे छात्र बड़ी मात्रा में गैप भी लेते हैं। 1 साल 2 साल का अगर बच्चा गैप ले रहा हो, लास्ट में उसको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है और लीक होने के बाद कुछ बच्चे, कुछ चंद अमीर लोग उसको पैसे में खरीद ले रहे हैं, तो ऐसे में उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। और ये आने वाले भविष्य में जो डॉक्टर्स हम लोगों को मिलने हैं, ये जो डॉक्टर हम लोगों को मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी धांधली है और इसका मुआवजा पूरे देश को भरना पड़ेगा। ये जो आज हमने पुतला जलाया वो हमने NTA का जलाया। 5 मई को जो है नीट की परीक्षा हुई थी जिसमें धांधलेबाजी की शिकायत आई। उसका रिजल्ट 14 जून को आना था, बट रिजल्ट आया 4 जून को, जिस दिन
इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ ताकि वो चीज़ कवर की जाए। उसमें ये हुआ कि 720 नंबर का नीट का पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट कुछ बच्चों के आए 718 और 719 नंबर। देखा जा रहा है कि एक ही सेंटर के 5 से 7 बच्चे जो है टॉपर निकलते हैं जिनके 720 नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबर है। और जब एग्जाम हुआ 5 मई को, तो 5 मई से एक दिन पहले 4 मई को ही पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो कि पेपर लीक मामले में शामिल। और अगली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। इस बीच मेरठ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर फिरौती न मिलने पर बच्चे की दिन दहाड़ी हत्या कर दी गई। मेरठ से बड़ी जानकारी, फिरौती न मिलने पर बच्चे की दिन दहाड़ी हत्या, गांव से बच्चे का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरठ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फिरौती न मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। किडनैप के बाद 50 लाख की फिरौती मांगी थी। तो किडनैप के बाद 50 लाख की फिरौती मांगी थी। घर के बाहर चिट्ठी फेंक कर फिरौती मांगी गई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घर के बाहर चिट्ठी फेंक कर फिरौती मांगी गई थी और पैसे न मिलने पर, फिरौती न मिलने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, पैसे न मिलने पर, फिरौती की रकम नहीं मिली तो अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी, कोई एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर अब तक? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर फिरौती न मिलने पर एक 6 वर्षीय बच्चे की अपहरण करने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और वारदात को अंजाम देकर उसका जो शव था वो पास के ही एक खेत में फेंक दिया गया। जैसे ही सूचना परिजनों को मिली, उनमें हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जो है पूछताछ की, जांच पड़ताल की, तो पता चला है कि पड़ोस के ही रहने वाले एक परिवार ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। बाकायदा एक जो फिरौती का पत्र था वो भी मृतक के घर पर फेंका था और 50 लाख रुपए की फिरौती वसूल करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जैसे ही इस पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस से हुई तो वो हड़बड़ा गए और जो है उसके बाद इस पूरे मामले पर पतासेफ है वो हो गया। फिलहाल कई थानों की पुलिस फोर्स जो है गांव में मौजूद है और जो हत्यारोपी है उनकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल जो मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान है, उन्होंने बताया है कि फिरौती को लेकर ये पूरी हत्या की गई है और अभी इस मामले में 2 महिला और 2 पुरुष को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद जो अन्य आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बड़े एक्शन की बात सामने। बहुत शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो फिरौती न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात, बड़ी खबर आपको हम बता दें। इंचौली थाने के धनपुर में हुई वारदात। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।